Hello everyone. So let's start the series. ठीक है? Yesterday we have completed PYQs from 2020 to 2023. ठीक है? So today we'll start with CAP of 2019 Modern History. ओके तो मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर आप रिसेंट वाले पेपर्स देखोगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत कम दिखेंगे वेयर एज जो एंशियंट और मिडीवल वाला पार्ट था वो आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा ठीक है उसका पोर्शन बढ़ा दिया है सो चलिए सीएपीएफ 2019 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भगत सिंह के बारे में है सो भगत सिंह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज ये सही है ही वाज अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बिल्कुल सही है देखिए अगर आपने नॉर्मल भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये दो स्टेटमेंट्स तो आप कर लोगे कि ये सही है अगर वन सही है टू सही है यू विल बी लेफ्ट विथ टू एंड थ्री ओके उन्होंने ये चीज बोला अब खुद थर्ड स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना कि जो भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने लोगों को मार सके उतने लोगों को मार दे कितना नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या ये सही हो सकता है नहीं हो सकता एंड ये मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से दिया है कि उनका मोटिव मारना नहीं था बट जस्ट वो था ना कि डेफ ईयर्स हैं जो आपके डेफ ईयर्स हैं उनको सुनाने के लिए था ठीक है और उन्होंने ऐसी जगह फेंका था बॉम्ब जहां पे लोग नहीं थे ठीक है उन्होंने जस्ट डराने के लिए वो चीज किया था ओके सो थर्ड वुड बी द आंसर ओके चलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर नॉट करेक्ट सो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो राइटिंग्स थी वो सिग्निफिकेंटली हेल्प किया टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज इट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट ठीक है इसका क्या ही गलत हो जाएगा सेकंड अपने पास है that he received the title विद्यासागर from प्रेसिडेंसी कॉलेज अब ये फैक्चुअल है इसका गलत होने के चांसेस हो सकते हैं तो हम इसको साइड पे रखते हैं नेक्स्ट इज ही वाज एंथुजियास्टिक था अबाउट स्प्रेड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन सो ही वाज उन्होंने स्कूल्स वगैरह के वो थे है ना अब पढ़ा होगा दैट सेक्रेटरी रह चुके थे वो बेथ्यून स्कूल के और उन्होंने क्या किया था जो संस्कृत कॉलेज था उसको उसके जो फाउंडर थे वो भी थे ठीक है सो किस लिए थे उन्होंने स्प्रेड किया वुमेन्स एजुकेशन बिल्कुल सही सो वन एंड थ्री तो सही है इसका मतलब ना थ्री आने वाला ना वन आने वाला है सो यू विल बी लेफ्ट विद टू एंड फोर अब फोर तो गलत है ही है ठीक है फोर तो गलत है ही है सो आप इन दोनों में से आ सकते हो कि ए होगा या फिर सी होगा अब यहाँ पे आप क्या हो सकते हो कंफ्यूज हो सकते हो अब आप देख सकते हो कि क्या फैक्ट को गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपको चार स्टेटमेंट्स दी होती है ना तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें दो गलत दो सही देता है वो ठीक है बट इसको वैसे मत लीजिएगा आप आई वुड सजेस्ट कि ये चीज जो है अप्लाई करने वाली आप तभी करना अगर आप अच्छे से ये चीज एनालिसिस करके गए हो पहले से ठीक है ऐसे मेरे कहने पे मत करके आ जाना क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता था ओके सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू यू वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू वांट टू लिव दिस क्वेश्चन या फिर आप अगर प्रॉपर प्रैक्टिस किया है तो इंट्यूशन आपका बढ़ जाएगा पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा गलत हो सकता है ठीक है सो इसका आंसर जो होगा दैट वुड बी टू एंड फोर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास that who among the following was not associated with Kakori conspiracy case now what was Kakori conspiracy case क्या था Kakori conspiracy case में आपका रॉबरी किया गया था रॉबरी हुआ था ट्रेन रॉबरी हुआ था ठीक है ट्रेन आर्म्ड रॉबरी हुआ था तो जिसमें कौन कौन एसोसिएटेड था रामप्रसाद बिस्मिल वाज एसोसिएटेड राजेंद्र लहरी थे अशफाकुल्ला खान थे बट सूर्य सेन वाज नॉट अगर आपने पढ़ा होगा इन 1930 चित्तागोंग आर्मरी रेड हुई थी ठीक है चित्तागोंग आर्मरी रेड हुई थी सो कहाँ पे हुई थी आपका जो बंगाल प्रेसिडेंसी वाला है वहां पे हुई थी जो आज बांग्लादेश के उसमें आता है ठीक है इन्होंने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे कि जो उनकी दो आर्मरीज हैं ठीक है जो दो उनकी आर्मरीज उस पे रेड डालेंगे एंड इन्होंने क्या किया जो भी टेलीग्राफ लाइंस थी या टेलीफोन ऑफिस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया ओके सो बाकी इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से विमेन थी जो इसमें इन्वॉल्व थी ये भी पूछा जाता जैसे प्रीति लता थे ठीक है कल्पना दत्ता थे ओके
सो दिस इज इट फॉर सूर्य सेन। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस समझ आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, 1919 सबको याद है। अब जलियांवाला बाग जो ट्रूप थे ओपन फायर, ये तो सबको पता होगा कि अनआर्म्ड क्राउड पे उन्होंने फायर ओपन किया। ट्रूप्स जो थे वो किसके अंडर थे? कमांड। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपके ओ डायर था, एक तो ओ डायर था, एक जनरल डायर था। जो जनरल डायर था वो कमांड कर रहा था उस टाइम पे, मतलब प्रेजेंट जो था वहां पे, जिसने बोला था फायर के लिए बोला था। ठीक है, उस टाइम पे जब फायरिंग हो रही थी तो जो कमांड कर रहा था वो डायर था। ठीक है, बट ओ डायर ने क्या किया था? डायर को ऑर्डर्स पीछे से किसने दिए थे? ओ डायर ने दिए थे। ठीक है, समझे? तो जनरल डायर को ऑर्डर्स देने वाला कौन था? ओ डायर था। और ओ डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, उधम सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें था। नेक्स्ट इज द ट्रूप्स डिड नॉट इशू एनी वार्निंग्स। ये भी सही है कि उनको वार्निंग नहीं दी गई थी बिफोर ओपनिंग फायर। सो आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स या रिपोर्ट ये डिसीजन लिया गया था कि जो पार्टीशन है पंजाब का और बंगाल का, ठीक है, मतलब कि आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था और साथ में जो आपका ईस्टर्न पार्ट था, ठीक है, उसका जो पार्टीशन होगा टू बी टेकन कैसे होगा? वोटिंग होगी ऑफ द मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव। तो कौन सा था ये? माउंट बेटन प्लान ही था। तो उस टाइम पे जो लेटेस्ट वाला कौन सा था आपका 1947 के अराउंड? दैट वाज योर माउंट बेटन प्लान। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज आर्य समाज। अब देखिए उसने बोला है आपको सारे के सारे समाज, ऑर्गेनाइजेशंस ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्य समाज था वो अ, हुआ था स्टार्ट 1970 1875, सॉरी सॉरी 1875 में हुआ था। ठीक है, हुआ कहाँ पे था? बॉम्बे में हुआ था। ओके, अब देखिए किसने किया था ये भी लिख लो आप, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी थे। और इनका मेन मोटिव क्या था? आर्य समाज जो है आपका, दैट इज रिवाइवलिस्ट है। रिफॉर्मिस्ट नहीं था, रिवाइवलिस्ट था, शुद्धि वाला जो था इनका। ओके, तो ये आप नोट से पढ़ सकते हो। उसने बोला हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस था अमंग्स द ट्रेडिंग क्लास। अच्छा ठीक है, ये नहीं पता तो क्या करेंगे, छोड़िए। इंट्रोड्यूस शुद्धि, शुद्धि तो पढ़ते ही हैं आर्य समाज से, दिस इज करेक्ट। उसने बोला दैट जो मॉडरेट्स थे आर्य समाज के बर हेडेड बाय हंसराज। और ये देखिए जो डीएवी आपका कॉलेज उन्होंने किया था उसमें से एक थी आपकी कॉलेज पार्टी, एक थी आपकी गुरुकुल पार्टी। ठीक है, कॉलेज पार्टी में आपके ये जो हंसराज थे, लाला लाजपत राय जी थे, ये इस टाइप यहाँ पे। सो नेक्स्ट अपने पास आता है कि आर्य समाज हैड फ्यूअर मेंबर्स देन ब्रह्मो समाज। अब मेरे को ये स्टेटमेंट बताओ कि इस स्टेटमेंट के सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्रह्मो समाज से ज्यादा मेंबर्स थे या कम मेंबर्स थे? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो 4 आपका गलत होना चाहिए एंड ये तो आपका सही है। सो 1, 2 एंड 3 वुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए, अब उसने क्या बोला? क्रोनोलॉजी पूछी, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि यू शुड नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, कब कौन सी कब बनी? उसने बोला दैट फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण, रामकृष्ण मिशन जो था वो लेट उसमें था, लाइक अराउंड 1897 में था। और ये किसने किया था? विवेकानंद के द्वारा हुआ था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण जो परमहंस जी थे ना वो बहुत पहले के थे। बट जो प्रॉपर रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था या रामकृष्ण मठ बोलते हैं उसको, वो विवेकानंद जी ने किया था 1897, और वेदांत का प्रचार किया था। नेक्स्ट वी हैव इज फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज हमने क्या कर लिया? अभी पढ़ लिया यहाँ पे। सो 1875 में था। ब्रह्मो समाज वाज अराउंड 1828 एंड फाउंडेशन ऑफ परमहंस मंडली। सो जो आपकी परमहंस मंडली है वो थी अराउंड 1849। और परमहंस मंडली के जो फाउंडर थे वो कौन थे? दादोबा पंडुरंग। ठीक है, इसके तो पता ही है ब्रह्मो समाज के सबको, राजा राम मोहन रॉय जी थे। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लास्ट में आएगा आपका रामकृष्ण मिशन। सो 1 आएगा लास्ट में। देन पहले ब्रह्मो समाज, देन आर्य समाज, 3 के बाद 2। ओके, सो पहले आपका ब्रह्मो समाज आएगा। ठीक है, उसके बाद परमहंस मंडली। ठीक है, सो आंसर वुड बी दिस। चलिए, नेक्स्ट इज
स्वदेशी मूवमेंट, उसने बोला दैट मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे बंगाल में, सही है। हड़ताल हुए थे कैलकाटा में, ओके, एंड द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय द मॉडरेट्स बट वाज टेकन ओवर बाय द रेवोल्यूशनरी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सो 1 2 and 3 वुड बी द आंसर, कि इनिशिएट तो मॉडरेट्स ने किया, बाद में उसको कैरी फॉरवर्ड किसने किया, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ने उसको टेक ओवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट इज महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह उसके बारे में है। इट वाज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन, देखिए जब वो साउथ अफ्रीका में थे, रेशनलिज्म के बारे में वो कर रहे थे, सो गांधी ने तब पहला सत्याग्रह क्या किया था, अप्लाई किया था, सो दिस इज करेक्ट। सबको ये पता ही होगा, टू वाइटल इंग्रेडिएंट्स है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सबको पता है। सत्याग्रही ने रेजिस्ट किया इवल बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन हिमसेल्फ एंड नॉट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन ओपोनेंट, ये भी सही है। उनका यही था कि खुद सह लो बट दूसरों को मत वो करो। एंड इन इंडिया सत्याग्रह वाज फर्स्ट ट्राइड बाय गांधी जी इन चंपारण, ये भी आपने पढ़ा होगा। सो आंसर वुड बी 1 2 3 and 4। कोई गलती कुछ है, कहीं बाहर से आ रहा है, आप बार बार पूछते हो कि क्या सोर्स है, देखिए सोर्स आपको वही रखना है, बट आपको सॉल्व कैसे करना है दैट मैटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर। अब ये थोड़ा सा ना सोशोलॉजिकल वाला आ गया, ठीक है आपका। दैट मैक्स वेबर की जो आइडियल थ्योरी थी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसमें क्या था, इट रेफर्स टू डोमिनेंट क्लास। देखिए डोमिनेंट क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। सो अगर आपको ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आई वुड सजेस्ट कि छोड़ भी सकते हो। सो आंसर इसका क्या है, 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के कौन थे आपके, आत्मा राम पंडुरांग जी थे, वो दादोबा थे। जो पहले हमने पढ़े ना परमहंस मंडली वाले जो थे वो दादोबा थे, बट जो प्रार्थना समाज वाले थे वो आत्माराम पंडुरांग जी थे, ओके। एंड व्हाट एल्स, ओके। उन्होंने बोला, और ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इट वाज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड इट्स एम वाज टू रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी। इट वाज बेस्ड इन महाराष्ट्र, सो ये महाराष्ट्र में थी, बॉम्बे में थे, और इसका ईयर क्या है, 1867, ठीक है। और इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, देखिए आत्माराम पंडुरांग जी ने ये स्टार्ट तो किया था प्रार्थना समाज, बट उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किसने किया था, जो हमारे महादेव गोविंद रनाड़े जी थे उन्होंने किया था, ठीक है। इट बिलीव्ड इन मोनोथिज्म, बिल्कुल सही है। अब लास्ट वाला देखो, दैट इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्रह्मो समाज, इसने ब्रह्मो समाज को इन्फ्लुएंस किया। देखिए ब्रह्मो समाज बहुत पुराना है, 1828 का है, और ये 1867 में आ रहा है, सो ये तो कोई सेंस नहीं बनता। सो आंसर वुड बी योर 1 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अर्ली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल एक्ट। अब एक बात बताइए, आप नेशनलिस्ट अपोज क्यों करोगे कोई चीज को, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, उस वजह से ही आप अपोज करोगे ना उसको। सो फर्स्ट वाला बोलता है दैट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिए थे। जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे आपके प्रोविंशियल काउंसिल के, वो बढ़ा दिए थे। काउंसिल्स वर गिवन द राइट टू डिस्कस द एनुअल बजट, पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव हैं। लास्ट वाला उसने बोला है कि इंडियंस को उन्होंने कंट्रोल नहीं दिया ओवर द पब्लिक फंड्स, दिस इज द नेगेटिव, इसी की वजह से वो पोज करेंगे ना। सो कुछ ना कुछ चीजों में कॉमन सेंस आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वाई वॉज वासुदेव बलवंत फड़के नोन इन हिस्ट्री। अब इसमें आप कैसे सोच सकते थे, देखिए मैं ये सॉल्व करने से पहले ना खुद सॉल्व करती हूँ, और वो भी बिना आंसर्स देखे, कि मैं क्या अप्रोच लगा रही हूँ, ताकि मैं वो अप्रोच आपको बता सकूं, ठीक है। सो व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैंने कैसे सॉल्व किया इसको, मैंने आपको बताया कि अगर स्टार्ट ऐसे हो रहा है, ही लेड एंड ही लेड, ठीक है। देखिए ही वॉज भी आप सोच सकते थे, बट मेरे को लगा कि ही लेड है तो लेड से होना चाहिए, बिकॉज इट इज, और ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है, लेड है। तो अब, और अगर आप यहाँ पे, फिर मैंने फिर से पढ़ा कि यार अगर वॉज है तो एक बार वॉज वाला भी पढ़ लो। जब मैंने वॉज वाला पढ़ा, उसने बोला दैट ही वाज क्रिटिक ऑफ गांधीयन स्ट्रगल। मेरे को ये बताइए कि उन्होंने बोला कि ये जाने गए हिस्ट्री में, तो मेरे को बताओ, अगर कोई जाना जा रहा है हिस्ट्री में, तो क्या वो किसी का क्रिटिक था इसी वजह से जाना जाएगा क्या। सो क्या ये सेंस बनता है, रेडिकल लीडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस वजह से जाना जाता है, नहीं। उसने कुछ ना कुछ बड़ा किया होगा। अब देखिए, उन्होंने बोला दैट ही लेड अ वायलेंट स्ट्रगल एंड ही लेड एन आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट, ठीक है। इन दोनों में से पॉजिटिव सेंस कौन बना रहा है, उसने बोला यहाँ पे वायलेंट स्ट्रगल किया उसने,
ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहे कि आर्म्ड अपराइजिंग था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1870। सो मेरे को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा वो ये था, एंड आंसर भी यही था। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक ओवर अ सर्टेन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास आ जाती है। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसीलिए मैं बोलती हूँ, देखिए ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने नोट्स में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। सो उसने बोला दैट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने किया था, ये लंदन बेस्ड आपकी एसोसिएशन थी। ठीक है, अगर जो भी मैटर होता है इंडिया का तो वो सब देखती है वहां पे। इनको इनके फाउंडर कौन थे आपके, दादा भाई नारोजी जी थे। ठीक है, दादा भाई नारोजी थे। और ये कब बनी थी आपकी, ये बनी थी अराउंड 1866। ठीक है, देन आती है पूना सार्वजनिक, ये बनी थी 1870 में बनी थी। ठीक है, इसके जो फाउंडर्स थे वो रनाड़े जी थे, गोखले जी थे, ठीक है, जोशी जी थे, जीवी जोशी जी थे। नेक्स्ट आती है आपके पास मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा थी 1884 में, और इसको जो फाउंडर थे वो थे आपके अय्यर जी, मतलब कि सुब्रमण्य अय्यर जी थे। आनंद चार्लो जी थे, पी आनंद चार्लो जी थे। एंड नेक्स्ट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखिए जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो थी 1885, और मैंने ऐसे ही क्रोनोलॉजी में डाला हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा तो ये जो आपके यहाँ से मैंने याद रखा था, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बदरुद्दीन तयाब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, केटी तालंग जी थे। ठीक है, और इनका मकसद क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का ये था कि जो भी इंडियंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ गवर्नमेंट दीजिए। ठीक है, अंडर ब्रिटिश रूल। सो इनका ये था। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, देन आपका पूना सार्वजनिक, ये और ये। सो 1 2 3 एंड 4। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कानपुर वॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी। देखिए इट वाज अ कम्युनिस्ट बेस्ड थी, तो आपको कभी कभी पूछ लेता कौन कौन सी कम्युनिस्ट है कौन कौन सी नहीं है। सो इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्पिरेसी की गई थी। ठीक है, कम्युनिस्ट के उसमें उनका उनको ये बोल दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब कि कॉन्स्पायर किया गया कि ये जो लोग हैं, मतलब कि जो भी इन्वॉल्व थे या कम्युनिस्ट थे, कि ये क्या कर रहे हैं, जो एम्परर की सोवर्निटी है उसको क्या कर रहे हैं ये, मतलब कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। ओके, और जो एम्परर है उसकी सोवर्निटी को डिप्राइव कर रहे हैं रूल करने का। और ये कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो ब्रिटिशर्स का रूल है उसको अलग कर दिया जाए इंडिया से। ठीक है, तो उनको इस कॉन्स्पिरेसी में फंसा दिया गया था। ओके, एक और थे आपके एम एन रॉय भी थे, बट एम एन रॉय वॉजन ट्राइड, उनको ट्राई नहीं किया गया था। ट्राई जो हुए थे वो कौन हुए थे, मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। ठीक है, सो ये भी आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। आपको जितनी भी कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, क्या था, कब हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, एंड कौन कौन इन्वॉल्व था, इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए क्वेश्चन, उसने बोला दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये प्योरली फैक्चुअल है, आपको आता होगा तो सही है, नहीं आता होगा तो क्या करना है देखिए। उन्होंने क्या चीज बोली थी, अगर आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, क्या आपको ये पता है सोशलिस्ट पार्टी से कौन कौन रिलेटेड थे। तो सोशलिस्ट पार्टी से आपके जेपी नारायण वगैरह जी थे। ठीक है, ये कुछ पढ़े ना पढ़े कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पढ़ी जाती है। ठीक है, अब एम एन रॉय जी जो थे वो कम्युनिस्ट थे। कौन थे वो, कम्युनिस्ट थे, ये यहाँ पे ही मैंने बताया। तो एम एन रॉय कौन थे, कम्युनिस्ट थे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पता है तो ठीक है, ऐसे डी कोड कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो जस्ट लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ इसमें ट्रिक वगैरह नहीं लगता। ठीक है, सो 2019 का हो गया है। सो द नेक्स्ट वी हैव अ सीएपी ऑफ 2018। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दैट फॉर अर्ली सोसाइटी जो हिस्टोरियन थे वो रिट्रीव करते थे इंफॉर्मेशन अबाउट एलीट फैमिलीज मोस्टली फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। सही है, सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। जो सातवाना इंस्क्रिप्शन थी वो जनरली एंड करते विद द टर्म पुत्र एंड प्राकृत वर्ड है मीनिंग सन। सो हियर द वर्ड पुत्र, पुत्र क्या होता है, प्राकृत वर्ड है और संस्कृत वर्ड, इट्स अ संस्कृत वर्ड। ठीक है, सो आंसर है इसका सी, स्टेटमेंट वन इज सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज नॉट करेक्ट। ओके, नाउ इन 1856 में जो नवाब वाजिद अली शाह था,
उसको डिथ्रोन कर लिया गया था। हु वॉज नवाब वाजिद अली शाह? देखिए वो क्या था, नवाब था अवध का, ठीक है। सो 1801 में ऑलरेडी जो नवाब था, मतलब कि अवध था, उसको सब्सिडरी अलाइंस जो थी वो अप्लाई कर दी गई थी। इस वजह से क्या हो गया था ना, कि जो ये था नवाब था वो टोटली डिपेंड हो चुका था, बिकॉज आर्मी उसके अंडर नहीं थी, है ना। तो वो पूरा का पूरा डिपेंड होने लग पड़ा ब्रिटिशर्स पे। उस वजह से क्या होने लग पड़ा, वो खुद वीक होने लग पड़ा, जिसकी वजह से जो ताल्लुकदार और जो रेबेलियस चीफ्स थे उन पे कंट्रोल उसका खत्म हो गया। ठीक है। अब इस वजह से क्या हो गया, जो ब्रिटिशर्स को भी एक वो मौका मिल गया कि उसको बिल्कुल ही अंडर ले लिया जाए। ठीक है। सो उसको इस नाम पे डीथ्रोन कर दिया गया कि आप रीजन को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। सो अगर आपको ये नहीं भी पता था तो भी आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। उन्होंने बोला दैट नवाब वाजिद अली शाह वाज डीथ्रोन किया गया और इसको एग्जाइल भेज दिया गया कैलकाटा, कि मिस गवर्न किया गया है। ठीक है ना। और नवाब को एक्यूज किया गया कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था रिबेलियस। अब खुद बताइए, क्या ये इसका रीजन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी वेंट ऑन टू फास्ट टू डेथ अगेंस्ट कम्युनल अवॉर्ड से। ठीक है। अब जो पूना पैक्ट रिजल्टेड इन अ जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद एन एनहांस, तो सही था, पूना पैक्ट ने जॉइंट इलेक्टोरेट लाया और ये हो गया। सो आंसर वुड बी ए पार्ट। चलिए, उसने बोला कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। बंगाल के हार्डली होगा कि बाहर गया होगा, तो ये तो सही है। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज आफ्टर 1810 में क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो डिक्लाइन हो गए, अफेक्टिंग एडवर्सली द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। देखिए, जो प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो जमींदार थे उनको तो प्रॉफिट हो रहा था, बट कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कंपनी तक पैसा नहीं जा रहा था। ठीक है। सो ये वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। सो आंसर वुड बी योर सी। चलिए, नेक्स्ट इज टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी a new hybrid architectural development which combine the Indian with European। ठीक है। चलिए, ठीक है, मान लेते हैं ये सही है। उसने बोला बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब कि इंटीग्रेट करने से वो क्या करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो लेजिटिमेट रूलर्स बन जाएं इंडिया के। तो ये क्या, ये इसका एक्सप्लेनेशन लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, लग रहा है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। सो इसमें आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, बेसिक्स अगर आपकी क्लियर है जो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वो बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाउन प्लानिंग इन ब्रिटिश इंडिया इन अर्ली 19 सेंचुरीज करेक्ट हो सकता है। उसने बोला कि जो फंड्स थे वर ऑल्सो रेज किए जाते थे पब्लिक लॉटरीज। कुछ गलत है? नहीं है, टेक कर लीजिए। अब इसके लिए आई कांट टेल यू द सोर्स, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिक्स होते हैं आपके, जो थोड़ा बहुत सोच के आप कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। ठीक है। तो हर एक चीज के लिए सोर्स नहीं मिलेगा आपको, सोर्स एक ही रखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ब्रश अप कीजिए। ठीक है। फाउंडेशन अच्छे से बनाइए, वही आपको हेल्प करेगा। जो थ्रेड था एपिडेमिक्स का, गिवन इम्पिटस दे दिया था टाउन प्लानिंग इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ द। और ये ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे मेरे को कोई मैनिपुलेशन नहीं लग रहा है। ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों आपके सही होंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया की इंडिपेंडेंस करेक्ट है। जो फॉर्मल ट्रांसफर हुआ था पावर का, वो लॉर्ड लॉर्ड आपका जो माउंट बेटन था उसने अनाउंस किया था, ये तो सही है। महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं थे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। ओके, कौन से सोशलिस्ट व्यू है, बार बार बोला, जो जेपी नारायण हो गए, नरेंद्र देव हो गए। सो ये आपको मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम वगैरह पे, आपको मिल जाएगा कौन से सोशलिस्ट व्यू के थे, कम्युनिस्ट व्यू के थे। ठीक है। इजी। ओके, उसने बोला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। उसने बोला दैट इट वाज फ्रेम बिटवीन दिस एंड दिस। अगर आपको नहीं पता, आगे चलो। जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था वो पब्लिक मीटिंग्स में डिस्कस किया था। इज इट पॉसिबल कि आप पब्लिक मीटिंग्स में डिस्कस करोगे? नहीं। ये शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है, सो ये तो नहीं होगा। फुल्ली ऑपरेशन पे आ गया था जैसे ही ड्राफ्ट हुआ था? जी नहीं। देखिए, कुछ कुछ इन्होंने जो प्रोविजंस थे उनको फोर्स में लाया था, क्योंकि तब तक भी तो आपको चलाना था ना। बट आपका जो 26 जनवरी 1950 के बाद ये पूरा का पूरा ऑपरेशन में आया। सो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सो दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिटन अबाउट द पार्टीशन ऑफ हिज वर्क्स। देखिए, इन हिज वर्क, इसमें दिस इज प्योरली अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन।
प्योरली फैक्चुअल है, बट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपको बहुत बार पूछता है या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो अगर मैं वहां पे जाके रिस्क लेती तो मैं इसी पे रिस्क लेती। ठीक है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू टेक अ रिस्क और नॉट। ठीक है, तो बाकी फैक्चुअल है, नहीं आता है कोई ट्रिक, कोई कुछ कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सो प्लीज लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो पॉजिटिव में ही जाएगा। अगर आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हो ऐसे ही, तो ठीक है, हो सकता है, बहुत कम चांसेस है बट सही होने के, ठीक है, गलत होने के ज्यादा है। सो ट्राई टू अवॉइड सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो फैक्चुअल, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपका एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मत करके आ जाओ। So the next we have is CAPF 2017। ठीक है, so फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अगर आप देखिए 17 18, तो पहले आपको ये जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस थे ना, वो बहुत आते थे आपको। ठीक है, इवन अभी फिर से उन्होंने स्टेटमेंट वाले डालना स्टार्ट कर दिए हैं, बट पहले बहुत आते थे, एंड पहले मॉडर्न हिस्ट्री के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी ज्यादा थे। ठीक है, चलिए। सो क्या बोलता है दैट नेशनलिज्म जो था हमारे इंडिया में, which was assigned a privileged position था by its western educated political leadership, वो डिफरेंट था, बट कहाँ से डिराइव हुआ था, डेरिवेटिव डिस्कोर्स था फ्रॉम द वेस्ट। ओके, इंडियन nationalism as a response to western imperialism was like all such responses shaped by what it was responding to। सो देखिए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो इंडियन नेशनलिज्म था, जो भी वेस्टर्न इंपीरियलिज्म था, उसी का रिस्पॉन्स था कि नहीं था? था ना, हम पे इंपीरियलिज्म था, उसी वजह से इंडियन नेशनलिज्म का रिस्पॉन्स आया। ठीक है, और दूसरा भी उसने नेशनलिज्म के बारे में ही बोला है। ठीक है, कि जो नेशनलिज्म था इंडिया में, वो उसको असाइन की गई थी प्रिविलेज पोजीशंस, किसके द्वारा? बाय इट्स वेस्टर्न एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि वो एजुकेटेड थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थी। ओके, सो इसका आंसर जो होगा दैट वुड बी योर ए, कि इसका एक्सप्लेनेशन है। फाइन, चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता तो छोड़ दो, बट खुद देखिए, यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहा है, वहीं पे फिर नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर वुड बी ए। चलिए, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स रिलाइड ऑन। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, अब उनको तो संस्कृत नहीं आती थी, तो कैसे पढ़ेंगे हमारे टेक्स्ट? उनको जानना था कल्चर क्या क्या है। तो दे वर रिलाइड ऑन इंडियन पंडित्स, जो वो इंडियन पंडित्स पे रिलाई रहते थे, मौलवीज वगैरह पे, कि जो भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है उनको पढ़ने के लिए। अब उसने बोला दैट दे कोडिफाइड द हिंदू लॉ। ऐसा नहीं था। देखिए, दे डिडंट कोडिफाइड द हिंदू लॉ या फिर मुस्लिम लॉ, उन्होंने कोडिफाई नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मदरासा कॉलेज या जो भी था आपका एजुकेशन सिस्टम, मदरासास बनाए थे उन्होंने मुस्लिम्स के लिए, और संस्कृत कॉलेज बना था हिंदूज के लिए, संस्कृत कॉलेज जो भी था। ठीक है, तो ये था, बट कोडिफाई नहीं किया था। सो आंसर की वन करेक्ट है, टू फॉल्स है, सो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट इज दादाबाई नौरोजी ने आर्ग्यू किया दैट व्हाट वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट वाज पोटेंशियल सरप्लस है। ठीक है, कि पोटेंशियल सरप्लस ड्रेन हो रहा है, एंड दैट कुड जनरेट, और वो ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जनरेट कर सकता है इंडिया में, अगर इन्वेस्ट किया जाए इंडिया में। दूसरा बोलता है दैट इंपीरियलिस्ट बिलीव करते थे कि जो इंडिया है वो लार्ज कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट में लाया गया, एंड दैट वाज इन इटसेल्फ अ प्रोग्रेस, कि आप कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट में आ गए, वही आपके लिए एक मॉडर्नाइजेशन है। तो सही तो दोनों ही है, बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है किसी भी सेंस में? सो इसका आंसर वुड बी योर बी। नेक्स्ट इज क्रिप्स मिशन। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। मार्च 1942 में आया था, बिल्कुल सही है। क्यों लाया गया था? बिकॉज दे नीड द सपोर्ट ऑफ इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के लिए उनको सपोर्ट चाहिए था, इसी वजह से लाया गया था। एंड क्रिप्स परसुएड किया था वॉर कैबिनेट को कि आप अग्री करो टू अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज नॉट करेक्ट पूछा है उसने। सो नेक्स्ट इज जो जवाहरलाल नेहरू जी थे और सरदार पटेल जी थे, उन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया टू नेगोशिएट विद द मिशन। अब मेरे को ये बताओ, तब कोई कांग्रेस का मैटर नहीं था, कोई मुस्लिम लीग का मैटर नहीं था, मैटर किसका था?
नेशन का मैटर था, ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ नेशन उसको वो किया जाएगा, ना कि कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे, ऐसा नहीं था। सो दिस इज रॉन्ग, पूछा उसने नॉट करेक्ट, तो आंसर तो यही होना चाहिए। तीसरी क्या थी कि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस, अभी भी वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, ठीक है, एंड द मिशन ऑफर फॉर्मेशन ऑफ, और उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बना सकते हो आफ्टर वॉर। और उन्होंने एक और चीज दिया कि जो लोग भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहते हैं या फिर अलग से अपना कुछ चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड उन्होंने एक और चीज बोला कि जो माइनॉरिटीज हैं उनकी राइट्स वगैरह, जो प्रिविलेजेस वगैरह हैं, उनको भी सेफ गार्ड किया जाए। बट जो डिफेंस होगा वो अभी भी क्या होगा, गवर्नर जनरल के पास होगा, ठीक है। सो ये क्रिप्स मिशन की डिमांड है जिसकी वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसके कॉन्क्लूजन के बाद, मतलब कॉन्क्लूड किया गया बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसमें क्या किया गया था, इट वाज साइंड इन द ईयर 1765, बिल्कुल सही है। उसमें क्या किया था, दीवानी राइट्स दी गई थी बंगाल बिहार उड़ीसा, बिल्कुल सही है। और अवध को रिसोर्ट किया गया था, 50 लाख का पेमेंट दिया, बिल्कुल सही है। सो दिस इज रॉन्ग दैट बनारस एंड द सराउंडिंग ट्रैक वर डिटैच किए गए थे फ्रॉम अवध और हैंड ओवर कर दी शाह आलम को, जी नहीं। नेक्स्ट इज गांधी इरविन पैक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या था उसमें गांधी इरविन पैक्ट में, उसने बोला कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए, ये भी सही था। उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन और सेफगार्ड्स होनी चाहिए टू कवर फाइनेंशियल क्रेडिट, ठीक है, जो भी आपका फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया है उसमें। एंड जो भी आपने लैंड को कॉन्फिस्केट किया है, हथिया लिया है, आपने अंडर ले लिया है, बेच दिया है किसी को, आप वो वापस करिए, वो भी सही था। बट उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि रिजर्वेशन ऑफ 18% फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, फिर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए 18% रिजर्वेशन कर दीजिए। देखिए गांधी जी तो वैसे भी रिजर्वेशन के वो थे ही नहीं कि आप अलग से रिजर्वेशन दे दो डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो आंसर वुड बी योर डी पार्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू। सी, जो ये नेहरू आपकी रिपोर्ट है ना, ये मोतीलाल नेहरू वाली रिपोर्ट है, ठीक है, 1928 में हुई थी। सो मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। अब उसने क्या बोला था, उस रिपोर्ट में क्या चीज बोली थी, डोमिनियन स्टेटस, तब डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट कहीं पे भी आता है नेशनलिज्म के केस में, तो सेपरेट इलेक्टोरेट कभी भी नहीं था। हाँ, अंबेडकर जी इसको करते थे कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, बट बाकी के जो थे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो गांधी जी हैं, वो ये बोलते थे कि जॉइंट इलेक्टोरेट ठीक है बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, इससे तो और ज्यादा डिविजन हो जाएगा, ठीक है। सो सेपरेट इलेक्टोरेट कभी भी नहीं। सो दिस वुड बी द आंसर। एडल्ट फ्रेंचाइज ठीक है, सफरेज और ये ठीक है। नेक्स्ट इज जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो कौन से एक्ट से आया था, दिस इज मतलब कि वेरी इजी क्वेश्चन। और एक और चीज क्या था आपका, जो गवर्नर जनरल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइस रॉय। देखिए एक और चीज रखिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये नया ऑफिस क्रिएट किया गया था, बट जो ये गवर्नर जनरल का था, मतलब वाइस रॉय का था, सिर्फ उसका नाम चेंज किया था, बाकी उसकी नई पोजीशन को उन्होंने नहीं क्रिएट किया था, ठीक है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लैंड टेन्योर सिस्टम्स, ठीक है। फर्स्ट वी हैव, हमारे पास तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स होते हैं, जमींदारी, मालवाड़ी एंड जोतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। जमींदारी को आप परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हो, ओके। 1793 में आया था ना ये। और इसमें होता क्या था परमानेंट सेटलमेंट में, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि आपने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर दिया है, ठीक है, आपने फिक्स कर दिया कि हमें इतना ही रेवेन्यू चाहिए। अब वो जो रेवेन्यू होता था, मतलब जमींदार कलेक्ट करते थे और जमींदार वहां जाके किसको देते, गवर्नमेंट को दे देते। बट इसमें क्या चीज होता था ना, कि चाहे आपकी फसल अच्छी है बुरी है कैसी भी है, चाहे फसल हुई भी नहीं है, तो भी आपको उतना मतलब कि जो रेंट फिक्स किया गया है, रेवेन्यू फिक्स किया गया है, वो आपको देना ही देना है, ठीक है। दैट वाज योर जमींदारी सिस्टम। सो 1793 में आया था ये, ठीक है। और दूसरा क्या था आपके पास, दूसरा वो जो रियोतवारी सिस्टम, देखिए रियोतवारी जो सिस्टम आया था, वो सबसे पहले, जो रियोतवारी सिस्टम था वो सबसे पहले आया मद्रास में, ठीक है।
अराउंड आपका था 1800 एंड 1920, जो भी था उसके बीच में आया था ये, इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसने किया था ये? एक तो आपका रीड था, अलेक्जेंडर रीड करके था, उसने किया था। और दूसरा था आपका मुनरो, थॉमस मुनरो जो था, उसने रियोतवारी सिस्टम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। सो सेकेंड अपने पास क्या है? मालवाड़ी सिस्टम। देखिए, मालवाड़ी जो सिस्टम था वो मैकेंजी जो था, हॉल्ट मैकेंजी था, उसने किया था। और बाद में इसको जाके क्या कर दिया गया था, मालवाड़ी सिस्टम को बाद में क्या बोलते हैं उसको, अपडेट बोल सकते हो। ठीक है। तो अपडेट करने वाला कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है। सो दिस वाज योर मालवाड़ी सिस्टम। अब मालवाड़ी सिस्टम में इन्होंने क्या किया, जो जमींदारी सिस्टम था, जो रियोतवारी सिस्टम था, उसका कॉम्बिनेशन कर दिया था। क्योंकि रियोतवारी सिस्टम में क्या होता था, जो आपके पीजेंट्स होते थे, ठीक है, पीजेंट्स आपके पास, रियोत क्या होते थे, पीजेंट्स या कल्टीवेटर्स, तो वो ओनर्स होते थे लैंड के। और इसमें क्या किया जाता था, जितना भी आपका रेवेन्यू वगैरह जो भी है, तो वो क्या किया जाता था, डायरेक्ट आप किसको देते थे, गवर्नमेंट को देते थे। ठीक है, इसमें कोई भी आपका मीडिएटर वगैरह नहीं होता था। बट जो मालवाड़ी सिस्टम था, इसमें भी क्या किया जाता था, महल मतलब बोल सकते हो आप, डिवाइड किया गया, जिसमें एक महल में आपका एक या एक से ज्यादा विलेजेस होते थे। ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता था कि जो विलेज का हेडमैन होता था, इसमें जो विलेज का हेडमैन होता था, वो रिस्पॉन्सिबल होता था ऑफ कलेक्टिंग द टैक्सेस। ठीक है। और क्या किया जाता था इसमें भी, क्या किसके बेसिस पे, जो भी आपकी क्रॉप है, ठीक है, कितनी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, उसके बेसिस पे टाइम टू टाइम आपका टैक्सेस रेवेन्यू चेंज होता रहता था। बट टैक्सेस बहुत हाई थे मालवाड़ी सिस्टम में। ठीक है। समझ आ गया? आई थिंक मोस्टली हो ही गया है। और ये जो आपका मालवाड़ी सिस्टम था ना, ये आपका अराउंड 1822 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। चलिए, उसने बोला ये तो सही है, नॉट करेक्ट पूछा है। सो अंडर जमींदारी सिस्टम लैंड वाज हेल्ड बाय वन पर्सन होता था, और एट मोस्ट बाय अ फ्यू जॉइंट ओनर्स होते थे, जो रिस्पॉन्सिबल होते फॉर देम। बिल्कुल सही है। और वो जो एक पर्सन होता था उसको आप जमींदार बोल सकते थे या जो भी बोल सकते थे। सो ये भी गलत, ये दोनों सही है, तो इसीलिए ये तो नहीं होगा। मालवाड़ी सिस्टम के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो बिलोंग टू गवर्नमेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, विलेज हेडमैन होता था जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था। एंड अंडर रियोतवारी सिस्टम जो इंडिविजुअल होल्डर्स हैड द परमानेंट राइट्स होते थे। ठीक है, जो भी होल्डर है, जहाँ रियोत है, जहाँ पीजेंट है, कल्टीवेटर है, उसकी राइट्स होती थी ओवर लैंड, एंड वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते थे। और ये डायरेक्टली क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू देते थे। और अगर ये क्या करते थे ना, कभी कभी रीपे नहीं कर पाते थे, तो जिसकी वजह से उनकी लैंड भी कॉन्फिस्केट हो जाती थी। ठीक है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, यही है जो सी है वो, जो कि करेक्ट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859। देखिए, इंडिगो रिवॉल्ट क्यों हुआ था, कि जो ब्रिटिश और प्लांटर्स थे ना, वो प्रॉफिट के लिए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी इंडिगो की, तो प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्या किया, फोर्स करना स्टार्ट कर दिया फार्मर्स को, कि आप यही उगाओ इंस्टेड ऑफ द स्टेपल क्रॉप, जो वीट वगैरह होती थी उनको छोड़ के यही उगाओ आप। ठीक है। तो वो क्या करते थे, एडवांस में एडवांस दे देते थे। ठीक है, जैसे पैसे दे दिए, एडवांस में दे दिए, ये लीजिए आप उगाइए। ठीक है। अब जब वो एडवांस ले लेते थे, ठीक है, अब उनको तो प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि उनको कम से कम प्राइस में उनसे ले ली जाती थी इंडिगो, वहां जाके बहुत एक्सपेंसिव रेट में जो प्लांटर्स थे वो बेच देते थे। बट फार्मर्स क्या होते थे, ऐसे ऐसे डेप्ट में आना स्टार्ट हो गए, डेट में आना स्टार्ट हो गए, कर्जे में डूबना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। जिस वजह से कभी कभी उनको ऐसे इंडिगो बेचनी पड़ती थी, तो उनको कोई फायदा नहीं होता था। ठीक है। तो बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी किनके ऊपर, इंडिगो फार्मर्स के ऊपर। एंड दूसरी ये चीज है कि वो स्टेपल क्रॉप भी नहीं उगा सकते, है ना। सो ने कहा इट ब्रोक आउट एट पूना। देखिए, ये हुई आपकी बंगाल में, नादिया डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, वहां पे हुई। इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर्स। देखिए, मनी लेंडर्स नहीं थे वो, इंडिगो प्लांटर्स थे। ठीक है, इंडिगो जो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ था। एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंस, दिस इज करेक्ट। क्या हुआ था कि जो इंटेलिजेंसिया थे बंगाल के, लाइक जो भी स्कॉलर्स थे या फिर जो भी रिपोर्टर्स थे, एडिटर्स थे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। देयर वॉज वन न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं हिंदू पेट्रियट करके था। ठीक है, हिंदू पेट्रियट करके एक न्यूज़पेपर था, जिसने क्या किया था, जो भी एट्रोसिटीज हो रही थी बंगाल बंगाल में इंडिगो फार्मर्स पे, वो सारी की सारी उन्होंने हाईलाइट किया। इससे क्या करते थे, ये ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाते थे या फिर उनके सपोर्ट में बोलते थे। ठीक है। एंड इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट, पेटी जमींदार के अगेंस्ट क्यों ही होगा, सो दिस इज नॉट, ये सो आंसर वुड बी सी पार्ट। ठीक है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। देखिए ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की बात कर रहा है। तो उसने बोला दैट इट वाज प्रपोज्ड बाय गवर्नर विलियम बेंटिंग था और एडवाइस थी किसकी, मैकले की। चलो ठीक है, इन्होंने इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेज वाज सेट अप फॉर न्यू डायरेक्शन ऑफ इंडियन एजुकेशन। और ये देखिए यहाँ पे भी उसने बोला कि इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन, तो ये तो सही ही है आपका, ये दोनों तो होंगे नहीं। लास्ट वाला देखिए, उसने बोला कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन में है, फ्रेश अवार्ड्स दिए जाएंगे और स्टिपेंड दिए जाएंगे, किसके लिए, पब्लिकेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। क्यों क्लासिकल टेक्स्ट के लिए क्यों बोलेंगे, है ना। सो क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है ना, सो आंसर वुड बी योर डी पार्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलोनियल इकोनॉमी की बात कर रहा है। ठीक है, सो ब्रिटिश प्रेजेंस जो थी उसकी वजह से क्या हो गया, इंडिजीनियस कैपिटलिज्म आने लग पड़ा। बिल्कुल सही है, ठीक है, इंडिजीनियस में भी इंडिजीनियस भी क्या होने लग पड़ा, कैपिटलिज्म आने लग पड़ा उनके प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, सही है। लिसाजे फेयर एक्टिवली प्रमोटेड इंडिजीनियस, चलो ये देखते हैं। जो वाइट कलेक्टिव मोनोपोली थी वो आई एंड रिमेन्ड मोस्ट प्रोनाउंस इन ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा रही। ठीक है, बॉम्बे का जो हिंटरलैंड था वो डिफिकल्ट था पेनिट्रेट करना बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। ठीक है, रेलवे का कंस्ट्रक्शन इसलिए किया गया था कि ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए। देखिए लिसाजे फेयर का मतलब क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। बट याद रखिएगा, जो लिसाजे फेयर था उसने इंडिजीनियस कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं किया था। देखिए हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, इम्पेरियलिज्म की वजह से वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी। ठीक है, जो हमारा हैंडक्राफ्ट था या जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, उनको बहुत बड़ा शॉक मिला था। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट आता है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है ना। तो बहुत सारा बाहर से मैन्युफैक्चर होके सामान आ रहा है। ठीक है, और सस्ते दाम में बिक रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे यहाँ का कैपिटलिज्म था वो इतना प्रमोट नहीं हो पा रहा था। सो आंसर वुड बी योर बी पार्ट। सो चलिए, सो 2017 तक भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आर, जो बाकी का बच गया दैट विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आज हम एक काम करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, सो अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट से रिवाइज कीजिए, जितने भी पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, किस लेवल का पूछ रहा है, एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।